नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में 2024-25 के जो केंद्रीय बजट आया था उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे इस पीडीजीके से। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है और जो भी क्वेश्चन आता है वो फैक्चुअल ही आता है। तो फैक्चुअल चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, तरीका क्या है उसका, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे, कन्फ्यूज़न भी ना हो, तो वो ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो बनेगा कि भाई अपने वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, तो ये लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। ठीक है, और इन्होंने कब पेश किया, तो 23 जुलाई 2024 को, 23 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये 23, 7 और 24 ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अपन ने कल की डेट में याद रखा था 22/7/2024, जो कि इकोनॉमी सर्वे बजट के एक दिन पहले ही पेश किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो 22 तारीख को अपन ने पेश किया था इकोनॉमी सर्वे, 23 तारीख को हो जाएगा अपना बजट। ठीक है, फिर इस बजट में तीसरा कार्यकाल है और इस बजट में बेरोजगार, मध्य वर्ग और महिला किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। ठीक है, तो 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रायोरिटीज़ कितनी है, 9। ठीक है, तो अपन ने पूछा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, सरकार से पूछा अपन ने, केंद्र सरकार से, कि भाई आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो उन्होंने बोला नो 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 नो, हमारी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम किसी का कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, इससे अपन याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट बनता है कि भाई जो बजट पेश किया गया उसकी टोटल वैल्यू क्या थी। टोटल वैल्यू थी इसकी 41.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग राउंड फिगर में आप इसको 42 लाख करोड़ याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा अपने को याद नहीं रहा है तो उसके आसपास का चीज़ें याद रखो। 42 लाख करोड़ 2-3 बार सुन लेंगे अपन तो याद रहेगा अपने को 42 लाख करोड़। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही है। भाई ये अपन ने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, 82। ठीक है, 82 करके इसको याद किया था अपन ने कि भाई 82% रही है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको 8.2 करके याद रखना है इसको, लेकिन अपन इसको 82 करके याद रखेंगे कि भाई भारत की विकास दर कितनी रही है, ग्रोथ रेट कितनी रही है। ग्रोथ रेट जो रही है वो GR करके याद रख सकते हैं उसको, GR। फिर आगे अपन इसको याद रखेंगे 8 ग्रेट है ना, ग्रेट हो जाएगा। तो ग्रेट तो होगा, कब होगा ये, जब 82 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का जो GDP का है वो 4.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो कितना रहने का अनुमान है, जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 49। तो एक रन और बना लेता तो 50 रन इसके पूरे हो जाते हैं, लेकिन इसने करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अपन इसको ऐसे स्टोरी बना करके याद रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कि बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई है। तो ये दो राज्यों को विशेष सहायता मिली है, क्यों, क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश में और अपने बिहार में बीजेपी की कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट बनी हुई है। तो जहाँ पर इनका सहयोग है वहाँ पर इन्होंने फंड जारी कर दिए, इससे अपन याद रख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट में 5 राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की स्टार्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना ही है। पूर्वोदय योजना अगर आप लोग बात करेंगे तो आप चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं जाना है, अपने को जाना है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ईस्टर्न जो डायरेक्शन है उधर कौन सा मिल जाएगा आपको, बिहार मिलेगा, झारखंड मिलेगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोकेशन देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला है, ईस्टर्न बोला है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि बजट की थीम क्या थी। भाई बजट की थीम थी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसमें कि विकसित भारत को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए अपन रोड मैप बनाएंगे और ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है कि बजट 2024-25 में 4 वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो ये 4 वर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं है ऐसा पूछ सकता है, कौन सा गलत है ऐसा करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा, गरीब होगा, महिलाएं होगी और अपना क्या हो जाएगा, युवा और अन्नदाता। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, इसको फर्स्ट लेटर से याद रख लो। गरीब से G हो जाएगा, महिला से M हो जाएगा, U से हो जाएगा Y, युवा, और Y से हो जाएगा युवा, और अपना हो जाएगा अपना अन्नदाता से A। ठीक है, ये अपन इसको याद रख सकते हैं। अन्नदाता की जगह वो किसान भी दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, तो इसको अपन देखो जो अन्नदाता है उसकी जगह अपन किसान लिख सकते हैं, किसान भी होगा, तो इसको अपन युग्मक करके याद रख लेंगे, YG
YGMK युग्मक करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। वाई से हो जाएगा युवा, जी से हो जाएगा गरीब, एम से हो जाएगा महिला और के से हो जाएगा किसान। किसान नहीं तो अन्नदाता, ये तो सभी को पता है। युग्मक, ठीक है, क्या युग्मक कितने वर्ग हो गए? युग्मक अपन ने 4 वर्गों में याद रखा है, आराम से याद रहेगा वो आप लोग को, कोई टेंशन की बात नहीं है। बजट 2024-25 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकता के बारे में बात की जा रही थी, तो उसमें क्या क्या शामिल है? तो ये 9 प्राथमिकता को देखना पड़ेगा आपको, 1 से 2 बार सुनना भी पड़ेगा, तभी ये चीज़ें याद रहेगी। और इसकी ट्रिक क्या ही बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे ट्रिक आप इसको मतलब याद रख नहीं पाएंगे, तो फिर भी अपन कोशिश करेंगे रिलेट करने की कि भाई कौन कौन सी प्राथमिकता हो सकती है। अपन अगर इकोनॉमिकली सोचे तो क्या होगा, अपनी कृषि का विकास करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि कृषि की स्थिति अभी लची मतलब बहुत ख़राब है। रोज़गार तो आपको पता ही है कि रोज़गार की स्थिति बहुत बदतर है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कौशल जब तक प्रशिक्षण नहीं करेंगे तब तक रोज़गार मिलेगा नहीं। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो अपने को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन ने प्रस्तावना में लिख के रखा है, तो उसको अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है। अपन एक स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। समावेशी, अब आपने SDG को अपनाया है, SDG को तो आपको विकास तो करना है, लेकिन कैसे विकास करना है? समावेशी, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है कि विनिर्माण और सेवाएं। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज अच्छी नहीं होगी तब तक आपका देश का नाम नहीं होगा, देश का नाम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है। शहरी विकास, अब शहरी विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शहरों में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, लेकिन वहाँ पे शहरों का क्या हो रहा है? ग्रामीणीकरण हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गाँव से लोग पहुँच तो रहे, लेकिन शहर को ग्राम बना दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ के लोगों को आपको वैसी सुविधा प्राप्त देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपनी 9 प्राथमिकता में एक ये भी होगी। फिर उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा। अब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, अंधेरे में तो कोई रह नहीं सकता है, और आज के ज़माने में तो अंधेरे में कुछ काम भी नहीं होंगे। तो ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, लॉस भी नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं खंभे पे तार डाल के। आधारभूत संरचना के बारे में बात कर लेंगे। इसके लिए आधारभूत संरचना आपको बनानी पड़ेगी, सड़क, रेलवे, इस टाइप की चीज़। नवाचार भी करना पड़ेगा, अनुसंधान भी करना पड़ेगा और विकास भी करना पड़ेगा। तीनों ही चीज़ एक साथ लिंक है, तो नवाचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, विकास करेंगे। अगला ये हो जाएगा कि अगली पीढ़ी के सुधार। ऐसे सुधार करने हैं जो अगली पीढ़ी के लिए नवीन रूप लेकर के आए, ठीक है। अपने को विकसित होते हुए चलना है, मतलब फर्स्ट जनरेशन से अगली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का अपने को विकास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि बजट अनुमान, ठीक है, तो ये बजट अनुमान से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको याद, इसमें से पहली बात तो ये है कि याद किसको रखना है किसको छोड़ना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बजट अनुमान 2024-25 का है। देखो, वास्तविक तो आपको देखना ही पड़ेगा। वास्तविक अनुमान का मतलब ये होता है कि भाई ना तो वो संशोधित है ना तो अनुमान लगाया गया, एग्जैक्ट डाटा जो रहा है वो। तो एग्जैक्ट डाटा तो पूछते ही है, ठीक है। फिर अभी जो लेटेस्ट बजट है उसके हिसाब से बजट का क्या अनुमान है, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे भी अलग अनुमान देता है, तो अपने को बजट का देख रहे हैं तो अपन बजट का अनुमान देखेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, पहली बात तो भाई पूंजीगत व्यय। देखो, पहले तो कुल व्यय इंपॉर्टेंट होता है, कुल व्यय होता है तो कुल प्राप्ति भी होगा इंपॉर्टेंट। वहीं अपना राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा इंपॉर्टेंट है, राजस्व घाटा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुल प्राप्तियाँ ये आपने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं कि भाई कितना कितना राउंड फिगर में अपन देखते हैं कि अपन इसको बजट के हिसाब से देख लेते हैं कि देखो 48 लाख करोड़ का अपने पास हो रहा है कुल प्राप्ति, और अपना व्यय भी उतना ही हो रहा है, सेम सेम है, व्यय और प्राप्ति सेम सेम हो जा रही है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्व घाटा, तो 5 लाख करोड़ का 5,80,000, ठीक है, 5,80,000 करोड़ का घाटा हो रहा है राजस्व घाटा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं अपन कि भाई राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा अपना हो जाएगा 16 लाख करोड़ का, और राजकोषीय घाटा है 16, ठीक है, 16, ध्यान रखना है इसको। 16 हो जाएगा अपना राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा हो जाएगा अपना 5,80,000, ठीक है। और अगर प्राथमिक घाटा वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए, अगर बाई चांस आ जाए तो 4.5 लाख करोड़ का प्राथमिक घाटा। तो अपन इसको छुपा देते हैं, एक बार बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा। राजस्व घाटा कितना? 16 लाख करोड़ का। राजस्व घाटा क्या हो जाएगा? 5.5 लाख करोड़ का। कुल प्राप्ति और कुल व्यय अपना सेम था, वो कितना था? 48 लाख करोड़ का, ठीक है। ऐसे अपन ध्यान रखेंगे, इतने इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ ये भी देख लो कि 2022-23 का भी डाटा सेम ही है, कुल प्राप्ति कुल व्यय का, है ना, ठीक। और राजकोषीय घाटा अपना 22-23 में 17 लाख करोड़ का था, जो कि अब घटकर 16 लाख करोड़ हो गया, ये ध्यान रखने की जरूरत है। राजस्व घाटा अपना 10 लाख करोड़ था, जो कि और घट करके 5,80,000, है ना। तो ये अपन कहने का मतलब ये कि राजस्व और राजकोषीय घाटा दोनों में कमी हुई।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यूपीएससी या यूपीपीएससी, बीपीएससी, इस टाइप के जो पेपर होते हैं वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जो हमारे पास प्राप्ति हो रही है और जो व्यय हो रहा है, रुपया जो आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, तो इसको पूछा ही जाता है और इसका क्रम पूछा जाता है। तो बड़े से छोटा सबसे ज़्यादा आपको आयकर से प्राप्ति होती है, रुपए आता है देख लेते हैं अपन। सबसे ज़्यादा अपने को कहाँ से प्राप्ति होती है, पहले अपने आयकर से प्राप्त होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते। सॉरी, सबसे ज़्यादा अपने को जो प्राप्ति होती है वो उधार और अन्य देवता से होती है, उधार और अन्य देवता से हो जाती है, ठीक है, यू करके याद रख लेंगे इसको। फिर उसका तो अपन आय से याद रख लेंगे, अपना 19% हो जाएगा। फिर उसका अपना जीएसटी से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18%। एक और करके याद रख लेते हैं, अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अपना निगम कर है जो कॉर्पोरेशन टैक्स, ये हो जाएगा अपना 17%, मतलब इसको अपन याद एन करके रख लो। तो इसको अपन ट्रिक बना लेते हैं इसकी। तो जैसे ही अपन इसको कैसे याद रखेंगे, यू अग्नि करके याद रख लेंगे अपन। जैसे ही हमारे पास पैसा आता है तो हमारे हमारे यहाँ अपने कोई अपने को देखता है तो क्या बोलता है, यू में, यू मतलब यू यानी तुम में तो पैसे जैसे ही है तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारे शरीर में तो अग्नि आ गई, यू अग्नि है ना। इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे। तो उधार और अन्य देयता से यू हो जाएगा, ए से आयकर हो जाएगा, जी से अपना जीएसटी हो जाएगा और इन से हो जाएगा निगम कर। परसेंटेज नहीं पूछता है, पैसा कितना था वो नहीं पूछता, बस ये क्रम पूछता है। तो 4 मैंने आपको बता दिए, जनरली वो 5 पूछता है, 3 पूछता है, ठीक है। तो रुपए आता से ये हो जाएगा, और रुपए जाता भी देख लेते हैं अपन कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ व्यय हो रहा है अपना। तो राज्यों को जो हम अंतरण कर रहे हैं हिस्सा उसका, तो वो हो जाएगा अपना 21 पैसे। तो राज्य से अपन ने राज्य याद कर लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो अपना हो जाएगा ये हो जाएगा 19 पैसे ब्याज अदायगी में देते हैं अपन, ठीक है, आरबी हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन इसको एक और देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं वो उसमें 16 पैसे वे हो जाते हैं 100 में से। तो इसको अपन याद रखेंगे रिबॉक। तो अब ये रिबॉक का बल्ला खरीदने के लिए क्या करेंगे, अपन पैसा देंगे ना, खर्च करेंगे तभी तो रिबॉक का बल्ला मिलेगा अपने को। तो अपन इसको याद रख लेंगे, रिबॉक, आरबी के रिबॉक हो जाएगा, आर से हो जाएगा राज्यों का अंतरण, बी से हो जाएगा अपने ब्याज अदायगी में, और केंद्र से केंद्र क्षेत्र की योजनाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा के से आप 2 चीज़ हो जाएगी, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है। अब जो यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ और है जो आपको याद रखने में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाई पहली बात तो अपन ने देख लेते कि बजट अपना कितना है, 48,20,512 करोड़ का, ठीक है। इतना बड़ा अपना बजट रहा है। अब ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो फिर भी याद रखना अपने को 48,20,512, 48,20,512 2-3 बार बोलेंगे अपन तो याद रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई चीज़ छोड़ के चले जाओ और बाई चांस फिर आप कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब होती है कि जो चीज़ छोड़ के जाते हैं वही पूछ लेता है ना। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। तो अब कहाँ पर अपन को इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हो जाएगी भाई वो देख लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है। तो अपन शुरुआत से चलते हैं। तो अपन ब्याज जो देते हैं उसमें कितना दे दिया अपन ने, 11 लाख करोड़ का ब्याज देते हैं। परिवहन याद रखने की जरूरत नहीं है। रक्षा देखने की जरूरत है कि रक्षा में अपन कितना व्यय कर रहे हैं, 4.54 लाख करोड़ का अपन ने व्यय रखा है इसमें, ठीक है, बजट रखा है इसका 4.54 लाख। तो 4.5 लाख करोड़ का अपन ध्यान रख सकते हैं इसको। फिर वहीं सब्सिडी अपन देते हैं बहुत सारी, सिलेंडर से लेकर बहुत सारी चीज़ बिजली पे। तो ये 3.81 लाख करोड़, ठीक है, 3.5 लाख करोड़ का अपने सब्सिडी रखा है, 381, ठीक है। बाद में इसके बाद देख लेते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास के लिए अपन 2,65,000 रुपये दे रहे हैं, 2,65,000 करोड़, ठीक है, 2,65,000। और कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पे कृषि और संबंधित कार्यकलाप के लिए अपन 1.5 लाख करोड़ दे रहे हैं। कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप के लिए कितने दे रहे हैं, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख, ठीक है। ग्रामीण विकास से अपन जस्ट आधा ही दे रहे हैं। अपन इसको याद रख सकते हैं कि भाई जहाँ अपन 2.5 लाख करोड़ के आसपास दे रहे थे ग्रामीण विकास को, वहीं कृषि से संबंधित जो भी है गतिविधियाँ उसको अपन 1.5 लाख करोड़ ही दे रहे हैं, एकदम हाफ कर दिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि गृह विभाग को जो दिया जा रहा है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास दिया जा रहा है। तो कृषि और गृह विभाग लगभग सेम है, 1.5 लाख करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा की बात करें तो 1.5 लाख में 25,000 कम कर दिया उन्होंने, 1,25,000, ठीक है। सवा लाख करोड़ इसको अपन याद रख सकते हैं, 1,15,000, ठीक है, शिक्षा के लिए 1,15,000 करोड़। आईटी और दूरसंचार पूछा नहीं जाता वैसे जनरली। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए अपन 89,287, 89,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अपन, ठीक है, 89। तो 8 से 9 लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए अच्छे से अच्छे, इसके लिए अपन ने क्या किया, स्वास्थ्य के लिए 79,000 करोड़ रुपए दिए अपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
वित्त के लिए ध्यान छोड़ दीजिए, शहरी विकास के लिए 82 हो जाएगा, ऊर्जा के लिए हो जाएगा अपना 68 लाख। कोई ऊर्जा के क्षेत्र में अड़ंगा न लगाए इसलिए अपन ने 68, ठीक है 68, इसको ऐसे याद रख लें 68, अड़ंगा न लगाए ऊर्जा के क्षेत्र में इसलिए 68,000 करोड़ रुपये दे दिए। वैसे संघ राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी कोई अड़ंगा न लगाए उसके लिए 68,000 रुपये दे दिए अपन ने। सामाजिक कल्याण की जो भी योजनाएं होती है SC ST से लेकर के महिलाओं से संबंधित, मतलब बहुत सारे क्षेत्र इसमें आ जाएंगे, वृद्धजन आ जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 56,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, 56,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए। वाणिज्य और उद्योग के लिए 47,000 करोड़ रुपये, ये नहीं पूछा जाएगा। विदेश मामले के लिए नहीं पूछा जाएगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार लिख के देखना। ये हो जाएगा 59,100, 5,900, मतलब 6,000 में 100 कम, ठीक है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितना 5900 ध्यान रखिएगा इसको 5900, ठीक है। फिर इसका देखते हैं अपन प्रमुख योजनाओं के लिए धनावंटन कितने दिए गए भाई मनरेगा के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते तब भी कि मनरेगा में क्या हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 86 से अपन इसका रख लेंगे 86 मैंने छिया किसको मनरेगा में जो गैची हथौड़ा फावड़ा था उसको छिया मैंने, है ना, तो इसको अपन ऐसे रखेंगे 86 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के लिए अपन ने 10,000 करोड़ दिया है। अनुसंधान विकास योजना के लिए 1,200 करोड़। सेमीकंडक्टर के लिए 6,903 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है तो 2-2.5 मतलब 2,000 के आसपास याद रख लो इसको, 2,000 करोड़, ठीक है, राउंड फिगर में याद रखो 2,000। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए 2,000 करोड़ रुपये। औसत उद्योग के लिए अपन ने PLI योजना के लिए अपना वो भी 2,000 करोड़ के आसपास है। अपन ने जो LPG के लिए DBT किया है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया है, वो 1,500 करोड़ रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि IDA स्कीम के तहत क्रेडिट प्लान कितना है 3,849 करोड़। तो अपने को यहाँ याद रखना है सिर्फ 2 है कि भाई सौर ऊर्जा के लिए अपने 10,000 करोड़ रुपए दिया है, वहीं अपने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं अपने वो ये है कि राजकोषीय घाटा कितना है। आपको बताया था 16 लाख करोड़ का, GDP का 4.9% है। अपन राजकोषीय घाटा में अपन ने इसका रखा था कि 1 रन 50 हो जाती है उसकी, लेकिन वह 1 रन बनाने से चूक गया, तो 49% अपन इससे याद रखेंगे इसको राजकोषीय घाटा। तो राजकोष में एक रुपये का घाटा हो गया, नहीं तो 50 हो जाती है उसे कंप्लीट, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा कितना हो जाएगा 5.80 लाख करोड़ का हो जाएगा। GDP का 1.8% हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक घाटा ये पूछेगा नहीं, 4.50 लाख करोड़, GDP का 1.4%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है 1.89 लाख करोड़ और GDP का 0.06%। इसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बोला जा रहा है कि 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बायो इनपुट सेंटर BIC करके याद रखो इसको, BIC कितने स्थापित किए जाएंगे 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है कि EFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का 1 माह का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवा को कुशल बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष की अवधि में कितने लोगों को 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब के रूप में उन्नत किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के बारे में बात हो रही है कि भाई इनको 1,000, इनकी संख्या बोल सकते हैं कितनी 1,000, ठीक है, इनको हब में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। तो कितने 1 करोड़ युवा को 5 वर्षों में, ठीक है, इंटर्नशिप 500 शीर्ष कंपनियों में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 3% की छूट दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप लोन लेते हैं 10 लाख रुपए तक का तो आपको 3% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गाँवों को कवर करते हुए जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी, स्थापित की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है अपने, वहाँ पर ये सब किया जाएगा। जो कि इंपॉर्टेंट है वो कौन करेगा, IPPB ऐसा करके याद रख सकते हैं आप इससे, ठीक है। 100 शाखाएं खोलेगा। मुद्रा ऋण के बारे में बात कर रहे हैं कि MSME को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण को 10 लाख करोड़ से बढ़ा करके 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया तरुण लोन। आपको पता है किशोर लोन,
तरुण लोन, वयस्क लोन, इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं ना। तो तरुण लोन जो है उसकी सीमा 10 लाख से 20 लाख। नेक्स्ट है इसके बाद की पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्ग के परिवारों की समस्या हल होगी। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 80 करोड़ के आसपास लोगों को इसमें खाद्यान्न मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद से एनटीपीसी और बीएचईएल भेल के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो ये किसके बीच में हुआ है? एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच में, ध्यान रखना। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 70 से ज़्यादा ही है वैसे, 73,000 के आसपास सब्सिडीज़ में। एग्जैक्ट याद नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 73 या 78,000 ऐसे समथिंग कुछ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई बुनियादी ढांचे के लिए 11, ये तो याद रखना ही अपने को, 11 लाख 11,11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। बुनियादी ढांचे में अपन इतना व्यय करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो किसी को भी याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बुनियादी ढांचे में कर रहा है, ये आपको याद रखना बस। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आपको पता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है अपना, उस पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए। तो फिर चेंजेस देखना भी पड़ेगा कि भाई 0 से 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना % टैक्स लगेगा? 0%। वही 3 से 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। फिर उसके बाद अपन इसको बढ़ाते चलो 5%। तो ये 0 से 5, फिर 10, 15, 20 और फिर 20 का सीधा 30 हो जाएगा, 10% का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 3 का आपको वेटेज बनाओ, 0 से 3 लाख, फिर 3 से 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 का बढ़ रहा है, फिर 7 से 3 बढ़ा तो 10 हो जाएगा, 10 लाख। 7 लाख से 10 लाख तक की अगर है तो 10% लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए में 15% लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए में 20% लगेगा। और 15 लाख से यदि ऊपर इनकम है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो शोध किया जाएगा उसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटित किया जाएगा। कर प्रस्ताव वेतनभोगी के लिए नया टैक्स रिजिम है, अब 7 लाख रुपये तक की आय मुक्त होगी। ठीक है, मानक कटौती दर कितनी है? 75,000 रुपये रखा गया। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ कितना रखा गया है? 12.5%। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, अपील में लंबित आयकर विवादों का समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना चालू की गई है। अपील में जो आयकर से संबंधित जो भी विवाद है उसके समाधान के लिए क्या है? विवाद से विश्वास योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो 40% पहले लगती थी अब 35% कर दी गई, घटा दी गई है। ठीक है, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क भी 6% घटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहले 15% था उसको अब सीमा शुल्क घटा करके 6% कर दिया गया। ठीक है, प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 6.4%। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 साप्ताहिक बाजार स्थापित किए जाएंगे। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। रेलवे के विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया है? 2,62,000 करोड़, 2,62,000 करोड़ रुपये। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ। तो सर्वाधिक बजट किसको दिया गया? रक्षा मंत्रालय को दिया है। 6 लाख के ऊपर है, ध्यान रखो, 6,20,000। और कुल बजट का कितना % है? 12.9% है। ठीक है, लगभग 13% करके याद रख लो उसको। नेक्स्ट है कि शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। 1.5 लाख करोड़ इसको याद रख लो, 1.50 करके याद रख लो, क्योंकि 1.48 याद नहीं रहेगा तो 1.50 राउंड फिगर में याद रख लो। ठीक है, पर्यटन के लिए 24,479 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो उसके लिए 7,300 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह 60,000 करोड़ रुपए। महिला लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ बिहार की सौगातें हैं। ये बिहार, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।